तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। प्रोस्टेट के अंदर कैंसर होना, आपको पता है प्रोस्टेट मेल के अंदर एक ग्लैंड होता है जो यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या होता है, सीमन रिलीज करना। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट होता है और ये एक ऐसा ग्लैंड होता है, ग्लैंड यानी एंडोक्राइनल ग्लैंड। ठीक है। ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन सेंसिटिव होता है। जब भी एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। ठीक है। आपने बीपीएच भी पढ़ा होगा, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ठीक है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। ओके, प्रोस्टेट कैंसर देखो, सबसे पहले तो एक स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंसी है। ठीक है। इसका ग्रोथ स्लोली स्लोली होता है। ठीक है। और ज़्यादातर ये ना, जैसे ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है। दिस वन इज प्रोस्टेट, ये वाला आपका प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के ये ज़्यादातर डेवलप होता है पेरिफेरल एरिया के अंदर, और जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होती है वो डेवलप होती है सेंट्रल रीजन के अंदर। यहाँ पे इधर बीपीएच होता है और एक्स पेरिफेरल एरिया के अंदर होता है प्रोस्टेट कैंसर। ओके, ठीक है। और ये मेटास्टेसाइज कहाँ कहाँ पे होता है, ये बोन में मेटास्टेसाइज हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में मेटास्टेसाइज हो सकता है, स्पाइन में मेटास्टेसाइज हो सकता है। और अब बात करते हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, पहले तो मेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होएगा, उसके बाद मेल्स वे जो ओल्ड एज हो चुके हैं, जिनका एज 50 से ज़्यादा है, उनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। तो लिखते हैं प्रोस्टेट कैंसर। It is a slow growing malignancy of prostate gland it is a slow growing malignancy of prostate gland that develops mainly in periphery area। ठीक है। डेट डेवलप मेनली इन पेरिफेरल एरियाज। ठीक है। और ये इट मेटास्टेसाइज मेटास्टेसाइज टू कहाँ कहाँ पे, बोन, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, स्पाइन। ठीक है। इस एरिया के अंदर मेटास्टेसाइज होता है। अब एक बार ये पूछा गया था कि ये जो मेटास्टेसाइज अगर होएगा, अगर वाया ब्लड, तो किस रूट से होएगा, कौन से प्लक्सिस से होएगा। ठीक है। तो इसमें साथ में एक लाइन और ऐड कर लो, वाया, ठीक है, बाटसन बाटसन वीनस प्लक्सिस। ठीक है। एक वीनस फ्लक्सिस होता है, वीनस नेटवर्क होता है, जिस उस वीनस प्लक्सिस का, वीनस नेटवर्क का नाम है बाटसन वीनस प्लक्सिस। ठीक है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर स्प्रेड होता है, अगर हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड होएगा तो बैटसन वीनस प्लक्सिस से स्प्रेड होता है। एक बार CHO टाइप के एग्जाम में ये पूछा गया था, इसको कीजिए आप हाईलाइट, बाटसन वीनस प्लक्सस। ठीक है। और ये है पेरिफेरल एरिया से ज़्यादातर स्टार्ट होता है। इन दोनों चीज़ों को कीजिए हाईलाइट। ओके। अब बात करते हैं इसके ऑनसेट की, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होता है, ओल्ड एज जिनकी एज ग्रेटर देन 50 ईयर हो चुकी होती है, उनके अंदर ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। ओके। अब बात करते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी। Now we talk about the etiology of prostate cancer.
ठीक है। इटियोलॉजी यानी कोजेस एंड रिस्क फैक्टर, तो इसके क्या कोज हो सकते हैं? देखिए, जैसे सबसे पहले तो ऑनसेट से पता चल गया भाई ओल्ड एज के पर्सन के अंदर ज़्यादा होने के चांसेस है। ऐसा पर्सन जिसका फैमिली हिस्ट्री रही हो प्रोस्टेट कैंसर की, उसके अंदर भी ज़्यादा चांसेस है। या ऐसा पर्सन जिसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस की हिस्ट्री है, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई हो पहले कभी हिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के क्या बात है कि हर वो रीजन जिसकी वजह से प्रोस्टेट को क्रोनिक टाइम तक स्टिमुलेशन मिली हो, वही आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एडवांस एज, एडवांस एज भी कितनी, ग्रेटर देन 50 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक्स आ जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स में जो अभी तक हम मेन जीन का नाम पढ़ते आए हैं BRCA जीन। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक्स के अंदर हम लिख सकते हैं BRCA2 जीन का म्यूटेशन। ठीक है, BRCA2 जीन म्यूटेशन, BRCA2 जीन का अगर म्यूटेशन होता है तो वो प्रोस्टेट कैंसर का एक रिस्क फैक्टर बनता है। ठीक है, और सबसे मेन जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है और ये हार्मोन सेंसिटिव ग्लैंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर सब जभी भी हायर टेस्टोस्टेरोन, हायर DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यानी कुल मिला के कहे केवल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो कभी भी हायर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज होएगा तो वो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे आग फ्रीक्वेंटली क्रोनिक टाइम तक अगर हायर लेवल रहेगा तो वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है और वहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव टिश्यूज हैं। ठीक है, तो मेन जो लिख सकते हैं हाई एंड्रोजन लेवल, और यही सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। ठीक है, हाई एंड्रोजन लेवल, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हाई एंड्रोजन लेवल सबसे मेन कोज है, मेन रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर होने का किसी भी मेल के अंदर। अगर लंबे टाइम तक उसको टेस्टोस्टेरोन और DHT का लेवल हाई रहेगा तो उसके अंदर रिस्क एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी मोटी हिस्ट्री जैसे हाइपरटेंसिव हिस्ट्री, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, ओबेसिटी, प्रोस्टेटाइटिस की हिस्ट्री, प्रोस्टेटाइटिस की हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री रही हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, तो भी रिस्क फैक्टर बनता है। और देखो ये सभी थे कोजेस, इसके अंदर कभी मैंने एक कोज का नाम नहीं लिया, वो है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो जो BPH होता है ना, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, उसकी वजह से कभी भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क नहीं इंक्रीज होता। BPH अलग है, प्रोस्टेट कैंसर अलग है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। इसके अंदर सबसे मेन हाईलाइट कर लीजिए आप हाई एंड्रोजन लेवल का। ठीक है, हाई एंड्रोजन लेवल को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप होता है, और ना सिर्फ डेवलप होता है, ट्यूमर का साइज भी बढ़ता है। डायरेक्ट कोज है ट्यूमर के साइज को बढ़ाने का हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स। तो भाई प्रोस्टेट की लोकेशन क्या है? देखिए,
ये देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, दिख रहे हो। प्रोस्टेट के बीच में क्या होता है, ये यूरिथ्रा होती है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। ये है अपना प्रोस्टेट, और यहाँ पे क्या हुए हैं, ट्यूमर डेवलप हो गए हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज के अंदर, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर ये ट्यूमर्स क्या भाई, पेरिफेरल एरिया के अंदर है, तो इसने क्या हुआ है, यूरिथ्रा को कंप्रेस नहीं करा है। लेकिन जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ेगा, ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पे क्या आएगा, ट्यूमर इस यूरिथ्रा को कंप्रेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होएगा, यूरिथ्रा का जो ल्यूमन है ना, वो नैरो होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। यूरिथ्रा का जो ल्यूमन है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होएगा, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो प्रोस्टेट की लोकेशन है वो यूरिथ्रा के अराउंड है। यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर पेरिफेरल एरिया के अंदर जो ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ा, उसने क्या करा, प्रोस्टेट प्रोस्टेट को अंदर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया साइज, जिससे क्या हुआ, यूरिथ्रा का ल्यूमन नैरो होने लगा। यूरिथ्रा का ल्यूमन नैरो होया, जिससे यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगा, जिसकी वजह से सभी के सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर सबसे मेन जो सिम्टम है वो यूरिन के रिलेटेड ही है। यहाँ पे यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स, देखिए, सबसे पहला इनिशियल अर्ली साइन है डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन, ठीक है। क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इसकी वजह से यूरिन का फोर्स डिक्रीज हो गया है, इसको बोलते हैं हम अर्ली साइन, ठीक है, डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन। उसके बाद पर्सन को यूरिन अर्जेंसी होएगी, यूरिन की अर्जेंसी लगेगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को प्रोस्टेट का जब साइज बढ़ेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी फील होएगी यूरिनेशन स्टार्ट करने में, डिफिकल्टी इन इनिशिएट डिफिकल्टी इन इनिशिएट स्ट्रीम, ठीक है, डिफिकल्टी इन इनिशिएट स्ट्रीम, पर्सन को यूरिनेशन स्टार्ट करने के अंदर प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, पेशेंट को यूरिन के अंदर वही रिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन भी फील होने लगेगा, यूरिन रिटेंशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बड़ा हुआ, उससे पर्सन को यूरिन के अंदर रिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन फील होने लगी, ठीक है, ये चीज। ओके, ये सभी क्लिनिकल फीचर यूरिन से रिलेटेड पर्सन को देखने को मिलते हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे मेन है अर्ली साइन, ठीक है, दिस इज अर्ली साइन। ओके, उसके बाद बात करते हैं, जब जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता है, तो ट्यूमर क्या करता है, ब्लड वेसल्स को भी अपनी ऑक्युपाई कर लेता है, ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है। तो ट्यूमर का साइज बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स ना के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है, जिससे कई बार भी ना रप्चर हो जाती है। और जब ब्लड वेसल रप्चर होएंगी, तो वो ये ब्लड वेसल ऐसे ब्रस्ट हो जाएंगी यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। और उससे क्या होएगा, ब्लड आएगा यूरिन के अंदर, और ये ब्लड हमेशा पेनलेस रहेगा, ठीक है। तो पर्सन को एडवांस स्टेजेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस हेमेच्यूरिया, पर्सन को देखने को मिलेगा पेनलेस हेमेच्यूरिया, पर्सन को पेनलेस हेमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई पेशेंट करेगा, तो वो इजैकुलेट जब करता है, तो उसमें भी पेशेंट को पेन फील होएगा, ठीक है। तो पर्सन को क्या होएगा, पेनफुल इजैकुलेशन, पेनफुल एजैकुलेशन देखने को मिलेगी। और जब एडवांस स्टेजेस के अंदर है, तो उस टाइम पे भाई पेन और ज़्यादा फील होएगा, तो यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होएगा,
पेन इन लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, ग्रोइन एरिया और बैक में, ग्रोइन एंड बैक। यहाँ पे पेशेंट को एडवांस स्टेजेस के अंदर पेन फील होएगा जब ट्यूमर साइज बढ़ जाता है, जब ट्यूमर आसपास के एरिया में मेटास्टेसाइज हो जाता है, ठीक है। और एक छोटा सा सिम्टम और देखने को मिलेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स, जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट था आपका क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू यूरिन। इसके अंदर सबसे अर्ली सिम्टम्स क्या है, यूरिन का फ्लो डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो यूरिन का अगर फ्लो डिक्रीज होएगा तो उससे क्या होएगा, पेशेंट को ये लगेगा कि भाई पक्का यूरिन के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पर्सन क्या करने की कोशिश करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा और उसके बाद डॉक्टर को बोलेगा कि सर ऐसा ऐसा मेरे को यूरिन का फ्लो कम आ रहा है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर पूछेगा कि भाई आपको ये कब से आ रहा है, ठीक है। फिर डॉक्टर ये हिस्ट्री लेगा कि आपको कभी यूरिन का कलर चेंज लगा कि थोड़ा पिंकिश कलर का आया हो, या फिर डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखेगा, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक मास है, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद यूएसजी कर सकते हैं, यूएसजी के अंदर भी मास फील होएगा। फिर सीटी, एमआरआई और कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस का। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। सबसे पहले पेशेंट कोई भी आपके पास आता है तो उसका हिस्ट्री लो और फिजिकल एग्जामिनेशन करो, ठीक है। हिस्ट्री ले लो और फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री कलेक्ट करो कि भाई इस पेशेंट को, आपको यूरिन का फ्लो कैसा है, यूरिन का फ्लो कब से कम आ रहा है, यूरिन स्टार्ट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। और आ रही है तो कब से आ रही है, यूरिन का कलर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री लेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। हम क्या करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। दिस इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, वाया रेक्टम, कोई भी रेजिडेंट, कोई भी डॉक्टर वाया रेक्टम पालपेट करने की कोशिश करता है प्रोस्टेट को, ठीक है। तो एक फिंगर इंसर्ट करके पालपेट करने की कोशिश करता है प्रोस्टेट को, और अगर वहाँ पे कैंसर है तो अपने को प्रोस्टेट फील होएगा हार्ड और इरेगुलर शेप का और नॉन टेंडर। नॉन टेंडर यानी पेशेंट को टच करने के बाद ज़्यादा पेन फील नहीं होएगा, ठीक है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर पर्सन को क्या देखने को मिलेगा हमारे को पेशेंट के अंदर, सबसे पहले तो जो प्रोस्टेट होगा वो होगा हार्ड, फिर होएगा वो इरेगुलर शेप, ठीक है। उसके बाद वो होगा नॉन टेंडर, ठीक है। हार्ड हो गया, इरेगुलर शेप होगा, और हार्ड, इरेगुलर शेप, नॉन टेंडर और नोड्यूल, ठीक है, और नोड्यूलर इरेगुलरिटी, नोड की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी, जिसमें से हाईलाइट कीजिए ये चीजें, ठीक है। तो ये चीज अपने को डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट और कर सकते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब TRUS, यानी ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये हम करने को कर सकते हैं, ठीक है। ट्रूस हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, बायोप्सी।
बायोप्सी से हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं पीएसए लेवल, सीरम पीएसए लेवल को हम चेक कर सकते हैं। पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर इसका लेवल हमेशा 4 Ng/ml से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, 4 Ng/ml से ज़्यादा ही मिलेगा। और हम एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसका नाम होता है ग्लीजन स्कोर, ये ग्लीजन स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ये ग्लीजन स्कोर क्या होता है, एक बार देखिए। अपने को क्या करना है, टिश्यूज को एग्जामिन करना है और ये देखना है टिश्यूज का पैटर्न कैसा है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगर स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड है, मोर स्पेसिस है, डिस्टिंक्ट है, यानी जैसी 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 एबनॉर्मेलिटी वैसा वैसा स्कोर इंक्रीज होएगा। ठीक है, अगर कम एबनॉर्मेलिटी है तो कम स्कोर देंगे और ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है तो ज़्यादा स्कोर देंगे। ठीक है, तो ग्लीजन स्कोर के अंदर अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू हम स्कोर प्रोवाइड करते हैं। अगर लेस एबनॉर्मेलिटी है टिश्यूज के अंदर तो लेस स्कोर, मोर एबनॉर्मेलिटी है तो मोर स्कोर। ये है ग्लीजन स्कोर। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस है, ग्लीजन स्कोर बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल पैटर्न। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर स्कोर देते हैं भाई तो स्कोर के अंदर क्या होते हैं, अगर स्कोर लेस देन इक्वल टू 6 आ चुका है तो हम क्या कहेंगे, ये कैंसर, इसके प्रोस्टेट कैंसर है लो ग्रेड कैंसर। और वहीं अगर स्कोर 8 से 10 के बीच में आता है, 8 से लेके 10 के बीच में आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये है हाई ग्रेड कैंसर, ये है हाई ग्रेड कैंसर। ठीक है, हाई ग्रेड कैंसर है तो इसकी वजह से इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, और लो ग्रेड कैंसर है तो उसका गुड प्रोग्नोसिस है। ये चीज हम चेक करते हैं ग्लीजन स्कोर के अंदर, इसको भी कीजिए हाईलाइट। ठीक है, ग्लीजन स्कोर बेस होता है हिस्टोलॉजिकल पैटर्न पे, यानी टिश्यूज कैसे दिखते हैं, और कम स्कोर तो अच्छा प्रोग्नोसिस, ज्यादा स्कोर तो खराब प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो ये थे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी देंगे भाई। ठीक है, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं भाई। रेडियोथेरेपी दोनों टाइप से दे सकते हैं, टेली भी और ब्रेकी भी। टेलीथेरेपी भी दे सकते हैं और ब्रेकी थेरेपी भी दे सकते हैं। दोनों टाइप की थेरेपी दी जा सकती है पेशेंट को। ओके, टेलीथेरेपी। अब बात करते हैं हम फार्मा मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मा मैनेजमेंट। फार्मा के अंदर हम सबसे पहले तो कीमोथेरेपी देंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी देंगे। उसके बाद फिर हम करते हैं इसका मेन ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोस्टेट कैंसर का कारण क्या था, एक हार्मोन था। ठीक है, हार्मोन का क्या नाम था, टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, या जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया था एंड्रोजन। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए,
तो अपने को पता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है भाई, टेस्टिस से होता है। ठीक है, ये एंड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से होता है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना कुछ ऐसी थेरेपी दी जाए जिससे प्रोस्टेट का कैंसर डेवलप हो चुका है उसका ग्रोथ ना होए। क्यों ग्रोथ किस वजह से हो रही है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रोस्टेट के को स्टिमुलेट कर रहा है, वहाँ के ट्यूमर को ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है भाई, जो टेस्टोस्टेरोन है वही प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, हम क्या करते हैं, एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी देते हैं। ठीक है, अब ये एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी क्या है, तो भाई इस थेरेपी के अंदर अपने को एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करना है। हर वो स्टेप उठाना है जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो कर सकते हैं सबसे अच्छा उपाय है सर्जरी कर दो। ठीक है, सर्जरी, सर्जरी में क्या कर सकते हैं हम, जहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर उस पार्ट को ही निकाल दो। कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, ये क्या है, सबसे पहले तो सबसे फास्टेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, एंड्रोजन के लेवल को कम करने का हमने क्या करना है, जहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है उस पार्ट को निकाल देना। कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाइलेटरल ओर्चियोएक्टमी। ठीक है, ओफेरेक्टमी होती है ओवरीज को निकालना, ओर्चियोएक्टमी होती है टेस्टिस को निकालना। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बाइलेटरल ओर्चियोएक्टमी कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टेस्टिस को निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिनल, हम सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम भाई मेडिसिन्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन्स का, मेडिसिन्स कौन से का सहारा ले सकते हैं, जैसे जीएनआरएच एगोनिस्ट, हम जीएनआरएच एगोनिस्ट का सहारा ले सकते हैं। जीएनआरएच एगोनिस्ट आपको पता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दो चीज होती है। एगोनिस्ट फेवर करती है, बढ़ाती है, एंटागोनिस्ट डिक्रीज करती है। सेकंड हम यूज कर सकते हैं जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, डिपेंड अपॉन द केस। ठीक है, एगोनिस्ट यूज करना है या एंटागोनिस्ट यूज करना है। तीसरा हम ले सकते हैं एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटी एंड्रोजन ड्रग्स। और चौथा हम यूज कर सकते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर। एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर सबसे मॉडर्न आज के टाइम पे यूज की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका कम साइड इफेक्ट होता है। इन सभी का क्या क्या फायदा है, ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का लेवल डिक्रीज करते हैं। ये सभी ड्रग्स, ये सभी मेडिसिन, जीएनआरएच एगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, एंटी एंड्रोजन हो गया, एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर हो गया, ये सभी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन का, डीएचटी का लेवल डिक्रीज करती है, जिससे इस बॉडी के अंदर इस हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया, जिससे प्रोस्टेट की ट्यूमर का साइज बढ़ना रुक गया। ठीक है, तो ये सभी मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी यानी इट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज
लेवल ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, ये है आपकी एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी। ठीक है, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। पहला रेडियोथेरेपी हो गया, उसके बाद बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले हम कर सकते हैं क्रायो सर्जरी। ठीक है, क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं भाई, सीधा बात है, आपको पहले भी बताया है मैंने, प्रोब इंसर्ट करते हैं, इज इंसर्टेड, प्रोब इज इंसर्टेड, हमने यूरिथ्रा के अंदर प्रोब को इंसर्ट करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, टू फ्रीज probe is inserted to freeze the prostate tissue। ठीक है, एंड इट कोज नेक्रोसिस। बस एक मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर एक प्रोब यूज करते हैं, प्रोब इंसर्ट करते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट के चारों तरफ सुपर कूल्ड गैस हम डाल देते हैं लिक्विड फॉर्म में, उससे क्या होता है वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है और वो टिश्यू निकल जाता है। एक मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है। ठीक है, क्रायो सर्जरी। ठीक है, ये मैंने सर्वाइकल कैंसर के अंदर भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम और सर्जिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं सेकेंड सर्जिकल मेथड के अंदर अपने को क्या करना है, प्रोस्टेटेक्टमी कर देनी है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ही निकाल दो। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल प्रोस्टेट एक्टमी, हम क्या कर देंगे, प्रोस्टेट एक्टमी कर देंगे। सिंपल प्रोस्टेटेक्टमी कर देंगे, जहां पे कैंसर था उस ग्लैंड को ही निकाल दो। ठीक है, तो सिंपल प्रोस्टेटेक्टमी अपने को हम ना 3 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले की बात करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द अप्रोच, हमने किस अप्रोच से किस तरह से हमने इंसिजन लगाया है उस तरह से हम प्रोस्टेटेक्टमी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सुप्राप्यूबिक वे से। ठीक है, सेकंड हम कर सकते हैं इसको रेट्रोप्यूबिक वे से, और थर्ड हम इसको कर सकते हैं पेरिनियल एरिया से। ठीक है, थर्ड हम कर सकते हैं पेरिनियल एरिया से। भाई अपने को क्या करना है, प्रोस्टेट को निकालना है, एक सर्जरी करनी है, इंसिजन लगाना है और प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल लेना है। बस डिपेंड करता है अपने को किस एरिया पे इंसिजन लगाना है। अगर हमने प्यूबिक बोन के ऊपर लगाना है तो सुप्राप्यूबिक, प्यूबिक बोन के पीछे लगाना है तो रेट्रोप्यूबिक, पेरिनियल एरिया के अराउंड लगाना, पेरिनियल एरिया यानी स्क्रोटम और रेक्टम के बीच में, तो पेरिनियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसिजन लगा सकते हैं, बस हल्का फुल्का फर्क है इसके अंदर। ठीक है, डिपेंड अपॉन अप्रोच, हमने कौन सी अप्रोच यूज की है इंसिजन करने के लिए। वो 3 टाइप की होती है प्रोस्टेटेक्टमी। सबसे पहले सुप्राप्यूबिक, इसके अंदर क्या करते हैं, प्यूबिक जो बोन होती है ना, जिसने जो प्रोस्टेट के जस्ट आगे होती है उसके ऊपर से इंसिजन लगा के अपने को निकाल लेना है प्रोस्टेट ग्लैंड को। जो सुप्राप्यूबिक होती है ना, इसके अंदर भाई बस एक चीज होती है, यहाँ पे सीवियर हेमरेज का रिस्क होता है। ठीक है, सुप्राप्यूबिक के अंदर। उसके बाद बात करते हैं रेट्रोप्यूबिक। रेट्रोप्यूबिक यानी हमें बिहाइंड जो प्यूबिक बोन है उसके पीछे से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को ना ब्लैडर को कंटिन्यूस इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैडर भी अफेक्ट होता है। फिर है पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया के अंदर भाई यहाँ पे क्या होता है, पेरिनियल एरिया डैमेज होने का रिस्क रहता है। यहाँ पे पेशेंट को एनीमा वगैरह अवॉइड करना है, क्योंकि साथ में ही रेक्टम होता है। ठीक है,
तो ये ट्रोमा ज्यादा कोज कर सकता है पेरिनियल एरिया। ये था आपका 3 टाइप के प्रोस्टेटेक्टमी। ठीक है, सबसे पहला था सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक में क्या था भाई, यहाँ पे हेमरेज का ज्यादा रिस्क था। सेकंड था रेट्रोप्यूबिक यानी बिहाइंड द प्रोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अपने को इंसिजन लगाना था, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे बस ब्लैडर को इरिगेशन की जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद था पेरिनियल एरिया, यहाँ पे भाई अपने को रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल एनिमा ये अवॉइड करना था, बस ज्यादा ट्रोमा होने का रिस्क होता है पेरिनियल एरिया के अंदर बस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली प्रोस्टेटेक्टमी, जिसका नाम है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी भाई, रेडिकल मतलब प्रोस्टेट का कैंसर अब क्या है, आसपास के एरिया में स्प्रेड हो चुका है, तब ने आसपास के एरिया को निकाल देना है। ठीक है, तो वो है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। ठीक है, इसके अंदर भाई प्रोस्टेट ग्लैंड को तो निकालना ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड को तो निकालना ही है, विद इसके साथ क्या क्या निकालना है अपने को, सेमिनल वेसिकल्स को निकाल देना है, प्रोस्टेट ग्लैंड को तो निकालना ही है, साथ में सेमिनल वेसिकल्स को भी निकाल देना है, ब्लैडर की नेक को निकाल देना है, यूरिनरी ब्लैडर की नेक को निकाल देना है। ठीक है, और आसपास की लिम्फ नोड्स को निकाल देना है, नियर बाई लिम्फ नोड्स को। ठीक है, लिम्फ नोड्स को निकाल देना है, और विद ब्लड वेसल्स को भी निकाल देना है। ये चीज अपने को निकाल देनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने निकाल देनी किसके अंदर, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के अंदर। ठीक है, ये चीज, और हम एक चीज ओर्चिएक्टमी तो हमने कर ही ली। ठीक है, सर्जिकल मेथड के अंदर हमने पढ़ लिया ओर्चियोएक्टमी, बाइलेटरल ओर्चिएक्टमी। ठीक है, ये चीज। अब सर्जरी के अलावा एक और ऑप्शन बचता है अपने पास, TURP, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल मेथड के अंदर ही आता है, फोर्थ। ठीक है, ये क्या है, TURP, दिस इज ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है TURP, इमेज देखिए, ये है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर देखिए, हमने क्या करा, एक स्कोप को डाला। ठीक है, स्कोप को डाला यूरिथ्रा के थ्रू और प्रोस्टेट के पास लेके गए, और इस स्कोप के सहारे ही हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया। एक लेस इन्वेजिव एडवांस टेक्निक है जो आज के टाइम पे यूज की जाती है। ठीक है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जब करते हैं जब प्रोस्टेट का कैंसर आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है, सिंपल प्रोस्टेटेक्टमी अवॉइड की जाती है इतनी। ठीक है, हम आजकल TURP ही करते हैं, यानी ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, एक लेस इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर यहाँ पे एक प्रोब को डाल के यूरिथ्रा के अंदर हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल लेना है। ठीक है, तो ये बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, स्कोप इज इंसर्टेड वाया urethra
उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव्ड। स्कोप को इंसर्ट करके प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देना, ऐसा स्कोप होता है। स्कोप का इमेज देखिए, और एग्जाम में ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिस इज TURP। इसके बाद यहाँ पे अपना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या आता है, TURP को सबसे पहले तो हाईलाइट कीजिए। TURP के अंदर ना नर्सिंग मैनेजमेंट आता है कि एक पेशेंट की TURP हुई है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या क्या रोल है, आप क्या क्या चीजें करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नर्सिंग का स्टार्ट होता है आफ्टर TURP। अपने को क्या करना है, TURP करने के बाद है ना पेशेंट के अंदर बहुत यूरिन के अंदर बहुत सारे क्लोट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेशेंट को कंटिन्यूस ब्लेडर इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है। कंटिन्यूस ब्लेडर इरिगेशन चलता है, 3 वे फोलिक कैथेटर डालते हैं जिसके अंदर एक वे होता है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, दूसरा वे होता है इनफ्लो के लिए, तीसरा तीसरा वे होता है आउटफ्लो के लिए, ठीक है। तो हमने इनफ्लो के अंदर भाई एक फ्लूइड कनेक्ट कर देना है और उसको स्टार्ट कर देना है। कंटिन्यूसली ब्लैडर इरिगेशन होता रहेगा पेशेंट का, हल्के फुल्के जो भी क्लॉट्स होंगे ना वो आते रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 24 आवर्स तक रेडिश पिंक कलर का यूरिन आ सकता है, या ब्लड की वजह से वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आफ्टर 24 आवर यूरिन का कलर सेम रहता है तो अपने को भाई HCP को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, क्लोट्स कुछ छोटे कुछ बड़े क्लोट्स की वजह से ना यूरिनल कैथेटर है ये ब्लॉक हो जाता है। तो अपने को क्या करना है भाई, कुछ फ्लूइड लेता है, NS लेना है 30-40 ml और उसको फ्लश कर देना है और क्लोट्स रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोट रिमूव नहीं हुआ है, अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अपने को HCP को इन्फॉर्म कर देना है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पहला स्टेप होएगा, विदाउट अपने को HCP के इंफॉर्मेशन के हम फ्लश कर सकते हैं, और फ्लश होने के बाद फिर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तब अपने को HCP को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका TURP, ठीक है, जिसके अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर TURP के अंदर ये पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो TURP के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात लिखते हैं TURP के अंदर। हेमरेज इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। हेमरेज इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अपने को बात करते हैं पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले तो इंसर्ट करते हैं 3 वे फोलिक कैथेटर। सबसे पहले, और 3 वे किसके लिए होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट होता है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, सेकंड होता है इनफ्लो के लिए, और थर्ड होता है आउटफ्लो के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो 3 वे फोलिक कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है। क्यों, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस ब्लैडर irrigation is required in this patient. क्यों, to remove clots, ये चीज। उसके बाद क्या करना है, इन केस इफ फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है तो उसके अंदर अपना सबसे पहला स्टेप क्या होता है,
अपने को सबसे पहले तो टर्न ऑफ करना है कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन को, टर्न ऑफ कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। उसके बाद क्या करना है, 30 से 50 ml NS के साथ इरिगेट करना है, इरिगेट करना है या फ्लश करना है विद 30 से लेके 50 ml NS। ठीक है, तो 30 से 50 ml NS के साथ इसको फ्लश कर देता है। और अगर फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इफ स्टिल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम जाके HCP को नोटिफाई कर सकते हैं, हम HCP को नोटिफाई कर सकते हैं। अगर अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम HCP को नोटिफाई कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ओके। और इसके बाद इसके अंदर ये चीज भी लिख लो, पेशेंट मे पास several clots and tissue ठीक है, TURP होने के बाद पेशेंट कई छोटे छोटे सेवरल टिश्यू क्लोट्स पास कर सकता है फॉर सेवरल डेज एंड दिस इज नॉर्मल। और ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, हमने क्या करा भाई, TURP कराया पेशेंट का, पोस्ट ऑप के अंदर हमने क्या करा, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन लगा दिया है 3 वे फोलिक कैथेटर से। अपने यहाँ पे एक बार एक साइड से इनफ्लो दे रहे हैं, एक साइड से आउटफ्लो दे रहे हैं। इन केस अगर ब्लैडर ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो अपने को सबसे पहले इरिगेशन को रोको, उसके बाद उसको फ्लश करो। और अगर अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो भाई HCP को नोटिफाई कर दो। ठीक है, और कई दिनों तक पेशेंट टिश्यू और क्लोट पास कर सकता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं एक कंडीशन की जो एक साइड इफेक्ट है TURP का, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन का। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं आफ्टर TURP always monitor for transurethral resection सिंड्रोम। ठीक है, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम को नोट करो, चेक करो, ऑलवेज मॉनिटर। अगर आपने TURP करी है, TURP के बाद पेशेंट की कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन हो रही है, तो उसकी वजह से इसका एक साइड इफेक्ट होता है कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन का, कि पेशेंट को ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम हो जाता है, जिसको कभी कभी हम हाइपोनेट्रीमिया भी कह देते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, या हम कभी कभी इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कह देते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का TURP हुआ है, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन हो गई है, ठीक है, इस कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन की वजह से पेशेंट को एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसका नाम होता है ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम, या हाइपोनेट्रीमिया, या वाटर इंटॉक्सिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट के अंदर ब्लैडर को कंटिन्यूसली इरिगेट कर रहे हैं, वाटर से फ्लश कर रहे हैं, तो वाटर से कंटिन्यूसली फ्लश होने की वजह से कई बार क्या होता है, अपनी बॉडी का सारा सोडियम उस फ्लश के साथ ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। लगातार अगर ब्लैडर को ऐसे वाटर फ्लश करने लग रहा है तो उससे क्या होता है, पूरी बॉडी का वाटर हमेशा, सोडियम हमेशा वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो बार कंटिन्यूसली जो वाटर फ्लो होने लग रहा है ब्लैडर के अंदर, वो क्या करेगा, पूरी बॉडी के सोडियम को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी। उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, या ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम, या वाटर इंटॉक्सिकेशन। तीनों एक ही चीज है।
इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो ये हुआ क्यों है ये लिख लो, ड्यू टू एक्सेस ब्लैडर इरिगेशन। ड्यू टू एक्सेस ब्लैडर इरिगेशन। इसके बात करते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सबसे पहले तो बीपी बढ़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद बीपी जब भी बढ़ता है तो बीपी के साथ हार्ट रेट हमेशा कम होते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, बीपी के साथ हार्ट रेट कम होते हैं। उसके बाद ये हाइपोनेट्रीमिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिसका पहला सिम्टम होता है अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, और साथ में कंफ्यूजन भी हो जाता है। ये है आपके सिम्टम्स। ठीक है, किसके, हाइपोनेट्रीमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन। इसको हाईलाइट कीजिए आप। और ये सभी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्या हुआ है भाई, कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन की वजह से पूरी बॉडी का सोडियम बाहर निकल गया, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद टीयूआरपी चल रहा है, जिसके अंदर भाई कंटिन्यूस इरिगेशन चल रही है। इसके दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट को कंटिन्यूसली वॉइडिंग की फील आएगी कि मैं यूरिन पास करूं। क्यों आ रही है, क्योंकि वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, अपने ब्लैडर के वॉल्स को टच कर रहा है, हिट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल फीलिंग है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ वॉइड इज नॉर्मल। और रेडिश पिंक कलर यूरिन इज नॉर्मल फॉर 24 आवर। पहले 24 आवर के लिए रेडिश पिंक कलर का यूरिन नॉर्मल है, उसके बाद भी सेम कलर रहता है तो हम एचसीपी को इन्फॉर्म करते हैं ये ब्लीडिंग इंडिकेट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट 24 आवर के लिए ये नॉर्मल है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हम क्या मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं फ्लूइड इनटेक। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं फ्लूइड इनटेक। ये था आपका प्रोस्टेट कैंसर। थैंक यू।